हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है भाषा शिक्षण को बेहतर कैसे करें। एक शिक्षक भाषा पढ़ाते समय अपने शिक्षण को कैसे बेहतर करे कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा भाषाई विकास हो सके और सरलता और सुगमता के साथ बच्चे उसके अधिगम को ग्रहण कर सके। तो इसके दौरान जो है शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पहला पॉइंट है हमारा। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा बच्चे की उम्र, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार हो। पाठ्य पुस्तक बच्चे की क्षमता, योग्यता, उसकी रुचि के अनुसार हो। ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि भी दोस्तों बच्चे की अनुरूप ही शिक्षक को लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं वो किसी भी शिक्षण विधि से पढ़ा दे। बच्चे की योग्यता के अनुसार एक अध्यापक को शिक्षण विधि का चयन करना होता है कि किस बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि अच्छी रहेगी। सभी बच्चे एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ सकते। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो सामान्य तौर पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके लिए शायद कोई शिक्षण विधि ना भी अपनाई जाए, ठीक है। लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षण विधि अपनाना शिक्षक के लिए जरूरी होता है और मंदबुद्धि बालकों के लिए उनके लिए भी। तो इस दौरान क्या है, शिक्षक को चयन करना होता है कि कौन सी विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए होगी, कौन सी जो होगी विधि सामान्य छात्रों के लिए होगी। कौन सी विधि से सामान्य छात्र अधिगम को ग्रहण कर सकते हैं और कौन सी विधि से मंदबुद्धि छात्रों को अधिगम कराया जा सकता है। इसका एक शिक्षक को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना होता है और इसमें कुशल पूर्वक होना बहुत जरूरी है एक शिक्षक का। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है? पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु का स्वरूप बच्चे की रुचि, उसकी प्रेरणा के अनुसार हो और शिक्षण विधि पाठ्य पुस्तक जो है बच्चे की उम्र के और उसकी क्षमता के, उसकी योग्यता के अनुसार हो बच्चे की, ठीक है ना। यहाँ पर सब चीज़ जो है शिक्षा से जुड़ी हुई बच्चे के अनुसार होंगी, बच्चे की क्षमता और बच्चे की ग्रहण शक्ति के अनुसार होंगी। इसीलिए इसे को बाल केंद्रित शिक्षा कहा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा समावेशी शिक्षा। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, बाल केंद्रित शिक्षा को। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्य पुस्तक, अध्ययन सामग्री, शिक्षण विधि और भी शिक्षा से जुड़े हुए आंकड़े या सामग्रियां जो है छात्र की क्षमता के, रुचि के, ग्रहण शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। इसको ही बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, जहां पूर्ण रूप से गूंगा, पूर्ण रूप से गूंगा या फिर इसको दिव्यांग बोलते हैं ना। अब जो है ऐसा कह नहीं सकते, जो किसी भी रूप से शारीरिक, जिनमें बच्चों में प्रॉब्लम होती है, शारीरिक रूप से जो अपंगता दिखाई देती है बच्चों में, तो उनको दिव्यांग बोलते हैं। शारीरिक रूप से गूंगा, बहरा, अंधा, ये सब बच्चे, ठीक है ना, ये सब, या फिर मंदबुद्धि बालक भी, मंदबुद्धि बालक। ओ सॉरी दोस्तों, इसमें मंदबुद्धि बालक नहीं होगा, है ना। पूर्ण रूप से गूंगा, बहरा, अंधा, ये छात्र जो हैं, ये छात्र समावेशी समावेशी शिक्षा में नहीं आते। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूंगा आपको, ठीक है। पूर्ण रूप से गूंगा, बहरा, अंधा,
ऐसे छात्र जो हैं, या बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि बच्चा होता है जिसकी आईक्यू लेवल जिसका 15 से 25 होता है, या कह सो 45 तक होता है, ऐसे बच्चों के लिए भी जो है समावेशी शिक्षा उपयोगी नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में कैसे बच्चे आते हैं? जिनमें थोड़ा विकार हो। ठीक है, थोड़ा गूंगा या कम सुनने वाला, कम सुनने वाले, ठीक है, कम दिखाई देने वाले, शारीरिक विकार हो, लंगड़ा हो, मैं इसको भी लिख देता हूं, या फिर सामान्य बालक जो नॉर्मली बालक होते हैं, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक भी। ठीक है ना, ये सभी जो हैं समावेशी शिक्षा में आते हैं। दोस्तों देखो, समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां पर सभी तरह के बच्चे, जो बच्चे अधिगम को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्या है कारण वो कुछ भी हो, ठीक है ना, मंदबुद्धि बच्चे, सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे जो अधिगम को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और लंगड़े बच्चे जिनका शारीरिक विकलांगता हो, जिनके शरीर में हाथ ना हो, पैर ना हो, या पोलियोग्रस्त बच्चे हों, ठीक है, जिनको कम दिखाई देता हो, जिनको कम सुनाई देता हो, देख ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, जिनको कम सुनाई देता हो और कम दिखाई देता हो, या जो बच्चे जो हैं पूरी तरह से सही से बोल ना पाते हो, ठीक है, या जो बच्चे कम बोलते हों, जो बच्चे ठीक तरीके से ना बोल पाते हों, ऐसे सभी बच्चे समावेशी शिक्षा में आएंगे। और समावेशी शिक्षा एक पॉजिटिव पॉइंट है। समावेशी शिक्षा जो है ये बच्चों को, सभी बच्चों को अधिगम ग्रहण करने में सभी बच्चों की सहायता करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे से एक दूसरे बच्चों के प्रति जो है एक दूसरे बच्चों में नेगेटिव वो नहीं आती है, भावना नहीं आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है ना, यहाँ एक दूसरे की बच्चे हेल्प करते हैं और एक दूसरे की मदद से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, जहाँ कम बोलने वाले, जिन पे सही तरीके से पूरा बोला ना जाता हो, ठीक है, कम सुनने वाले, जिन बच्चों को कम दिखाई देता हो, जिन बच्चों को कम सुनाई देता हो, ठीक है, सामान्य बच्चे, पोलियोग्रस्त बच्चे, या शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और सामान्य बच्चे, ये सभी बच्चे एक साथ एक जगह शिक्षा ग्रहण करें, उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो एक शिक्षक को जो है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा जो है कम दिखाई दे रहा है, किसी बच्चे को मानो कम दिखाई दे रहा है और शिक्षक क्या कर रहा है, उसको पीछे बैठा रखा है, शिक्षक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये समावेशी शिक्षा का हनन है, ये समावेशी शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है शिक्षक, जबकि शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि उस बच्चे को, जिस बच्चे को कम सुनाई देता हो या कम दिखाई देता हो, उसको अपने पास या ब्लैक बोर्ड के पास बैठाए, ताकि बच्चा जो है बिल्कुल ठीक से देख सके। ठीक है ना, बच्चे को ब्लैक बोर्ड साफ साफ नजर आ सके। अगर उसको फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो शिक्षक के हाव भाव, शिक्षक के होठ से अंदाजा लगा सके कि शिक्षक क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो इसका शिक्षक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और इसमें शिक्षक का कुशल होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसमें शिक्षक कुशल नहीं है तो समावेशी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। सही है, शिक्षक जो है प्रतिभाशाली और सामान्य बच्चों को तो शिक्षा दे पाएगा, लेकिन नॉर्मल बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगा, या कह सकते हैं शिक्षा तो दे सकता है लेकिन बच्चे अधिगम नहीं ग्रहण कर सकते, बच्चे उसकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, जो कम बेचारे, जिनका आईक्यू लेवल कम है, ठीक है ना, वे कैसे उस शिक्षक की बातें को बहुत जल्दी समझ लेंगे, जैसे प्रतिभाशाली और सामान्य बच्चे समझ लेते हैं, नहीं समझ पाएंगे। या फिर कम सुनने वाले, हो सकता है उनको सुनाई ना दे रहा हो, कम दिखने वाले, उनको पूरी तरह से दिखाई ना दे रहा हो,
ठीक है ना। तो इसका शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पूर्ण रूप से थोड़ा बहुत गूंगा है, उसको नहीं बोला जा रहा है, तो उससे धीरे धीरे अभ्यास कराना चाहिए, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए कक्षा के दौरान। ठीक है। और इससे अलग जो जिनको कम दिखाई देता है उसको ब्लैक बोर्ड के पास बैठाए, ताकि बच्चे जो है आराम से देख सके। और जो बच्चा कम सुनाई देता है उसको भी अपने पास बैठाए। ठीक है दोस्तों। और अपनी आवाज़ को जो है ऊंचा रखे, ताकि बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे। ये होती है समावेशी शिक्षा। अब दोस्तों, पूर्ण रूप से गूंगा या पूर्ण रूप से बहरा, पूर्ण रूप से अंधा, जो व्यक्ति अंधा है जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जो बच्चा बहरा है जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और जो बच्चा बिल्कुल भी बोल नहीं पाता। ठीक है दोस्तों। तो ये जो छात्र हैं ना, ये बच्चे जो हैं, ये समावेशी शिक्षा में नहीं आएंगे। ये बच्चे समावेशी शिक्षा में नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ये पूर्ण रूप से गूंगे हैं। अब देखो, अध्यापक जो है पूर्ण रूप से कैसे पढ़ा सकता है। जो पूर्ण रूप से गूंगा होगा, जो बच्चा पूर्ण रूप से पूरी तरह से गूंगा होगा, भाई शिक्षक उसको कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना। इसके लिए तो उसको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि संभव नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है ना। और जो बच्चा पूरी तरह से अंधा हो, पूरी तरह से बहरा हो, तो उसको शिक्षक कैसे पढ़ा पाएगा? नॉर्मल शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो इसलिए इन बच्चों को समावेशी शिक्षा के से बाहर रखा गया है। जो बच्चे पूर्ण रूप से गूंगे हों, पूर्ण रूप से बहरे हों, जो पूर्ण रूप से अंधे हों, ठीक है, ये बच्चे समावेशी शिक्षा के दौरान अंतर्गत नहीं आएंगे। इनके लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। इनको जो है विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए। ध्यान रखना, सीटेट में यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पूर्ण रूप से गूंगे, बहरे, दिव्यांग या अंधे बालकों के लिए अलग से विद्यालय, विशेष विद्यालयों में इनकी शिक्षा की जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक होते हैं इनकी शिक्षा के लिए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इनको शिक्षा देने के लिए। ठीक है दोस्तों। और हमारी जो नॉर्मल समावेशी शिक्षा है, उसमें थोड़ा बहुत जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है सही तरीके से, वो भी आ जाएगा। कम सुनने वाला बच्चा भी आ जाएगा, जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है, जिसको कम दिखाई देता है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, पोलियोग्रस्त है, या हाथ पैर का कोई शरीर का अंग कटा हुआ है। ठीक है। और मंदबुद्धि बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, सभी बच्चे जो है समावेशी कक्षा में आ जाएंगे। ठीक है। इन सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है, मैंने इसका अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करती है, वो कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो दुनिया के कोई भी दो लोग, चाहे वे बच्चे हों, लड़कियां हों, लड़के हों, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। चाहे वे जुड़वा ही हों, हम शकल ही क्यों ना हो, तब भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे पाई जाएगी? भाई जुड़वा बच्चे हम शकल हैं, बिल्कुल शारीरिक रूप से, शकल रंग रूप से एक है, तो उनमें कैसे पाई जाएगी? देखो दोस्तों, जरूरी नहीं है उन दोनों की शकल एक हो, ये तो कन्फर्म है। ठीक है ना। उनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है, लेकिन वे व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे रखते होंगे एक दूसरे से? ऐसा हो सकता है एक बच्चे को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता हो, एक बच्चे को थोड़ा देर में समझ में आता हो, है ना। बुद्धि, आईक्यू लेवल एक का कम हो, एक का ज्यादा हो, एक के संवेगात्मक स्तर ऊपर उठा हुआ हो, एक का संवेगात्मक स्तर नीचे हो, थोड़ा नॉर्मल हो। संवेगात्मक स्तर होता है भाव, क्रोध, प्यार, घृणा, ये सब भाव जो हैं, है ना। हो सकता है एक बच्चे में वे संवेगात्मक स्तर ज़्यादा हो, एक बच्चे में संवेगात्मक स्तर कम हो। तो इस तरह से भी जो है बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, या दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो पाते हैं। तो इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप से अलग होते हैं, यही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है। इसका शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है कक्षा में कैसे आती है, तो सभी मैंने भी बताया, कोई भी दुनिया के दो बच्चे या दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही बच्चों का गुण होती है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही बच्चों का गुण होती है। ठीक है ना। ध्यान रखना, चाहे उसका आईक्यू लेवल कम है, किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, यहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसी का संवेगात्मक स्तर ज़्यादा है, किसी का कम है, यहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है। कोई लंबाई में, कोई चौड़ाई में, कोई मोटाई में अलग अलग हैं, तो यहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई रंग रूप में अलग है, यहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता है। पर ये व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है, लंबाई चौड़ाई की, रंग रूप की, ठीक है ना, शारीरिक बनावट की, ये दिखाई देती है। लेकिन जो व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई नहीं देती, जो व्यक्तिगत विभिन्नता में जो व्यक्ति के गुण होते हैं, दोष होते हैं, गुण दोष, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में गुण हो, किसी में दोष हो,
तो यहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, भले ही वे जुड़वा हों या हमशक्ल हों, वे तब भी एक दूसरे से अलग होंगे। यही जो है उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाई जाती है। अब कक्षा में इसका एक शिक्षक को कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता सभी बालकों में होती है, जुड़वा बच्चों में भी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है या पाई जाती है ना। कोई बच्चा 1 दिन में सीखेगा, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन में, लेकिन सभी बच्चे सीखेंगे, इस बात का एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई बच्चा 1 दिन में सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये तो कोई बच्चा 1 दिन में ही सीख रहा है, लेकिन कोई बच्चा उसी चीज़ को सीखने में 4 दिन या 6 दिन से ज़्यादा का समय ले रहा है, तो शिक्षक उससे ऊब जाए, नहीं यार ये तो करता ही नहीं है कुछ भी, ये तो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, उसको तंज कसने लगे, उसे डांटने लगे, उसकी बेइज्जती करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, सभी बच्चे सीखना चाहते हैं और सभी बच्चे सीखते हैं, बस फर्क इतना है कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। ये ही व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो शिक्षक को इसका ध्यान रखना चाहिए। ये बच्चे का गुण है, ये बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता है कि बच्चा वो देर से सीख रहा है, यही उसको जो है दूसरे बच्चों से अलग कर रही है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है उसकी। तो इसका एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए और उस बच्चे के लिए जो है अलग से शिक्षण विधि अपनाए, कोई दूसरी शिक्षण विधि अपनाए और उससे उसको अधिगम कराए। ठीक है दोस्तों, तो कोई बच्चा 1 दिन में सीखेगा, कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में, ठीक है, कोई इससे भी ज़्यादा दिनों में। तो इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं, हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं, यही गुण उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। इसे अध्यापक को जो है सामान्य अवधारणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता है। उसको पता होना चाहिए ये बच्चा आज नहीं सीख रहा है, इसका IQ लेवल कम है, लेकिन ये 2-3 दिन में या 2-3 बार पढ़ाने के बाद ये बच्चा समझ जाएगा। तो उस बच्चे पे वो क्रोध ना हो, उसको डांटे ना, ठीक है, उसकी कंप्लेन ना करे, उस पर तंज ना करे, ना ही उसको टोन मारे। ठीक है दोस्तों, ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। मैं लिख देता हूं, चलो उसके बारे में भी। व्यक्ति भिन्नता सभी बालकों में पाई जाती है, जुड़वा बच्चों में भी, है ना, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये बच्चे के गुण होते हैं, ठीक है, ये बच्चे का गुण ही है, भले ही वो देर से सीख रहा है, ये भी बच्चे का गुण है, ठीक है ना। ये बच्चों के अलग अलग गुण होते हैं। इसे अध्यापक को जो है सामान्य लेना चाहिए। इसे अध्यापक को सामान्य अवधारणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है या व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, एक दूसरे का एक दूसरे से अलग होना, जो कारण है वही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों गतिविधि आधारित शिक्षा। तो गतिविधि आधारित शिक्षा क्या होती है दोस्तों, ये होती है करके सीखो, खुद ही करके सीखो, ठीक है ना, करके सीखो।
गतिविधि आधारित शिक्षा जो है करके सीखो पर आधारित होती है। बच्चों को ऐसा वातावरण तैयार करके देना चाहिए एक शिक्षक को कि बच्चा खुद ही तथ्यों को इकट्ठा करे, खुद ही समस्या का समाधान करना लगे। ठीक है ना। गतिविधि आधारित शिक्षा क्या होती है? करके सीखो। बच्चा यहाँ खुद करके सीखेगा। अगर बच्चे के सामने किसी अध्यापक ने कोई समस्या पेश की या कोई सवाल पेश किया या किसी भी वस्तु पर चर्चा करने के लिए कहा और उससे उसके विचार पूछे, तो उसका क्या है, उस समस्या का समाधान बच्चा खुद करेगा, खुद करके सीखेगा। ये होता है गतिविधि आधारित शिक्षा। यहाँ पर शिक्षक को है उसके बीच में टांग नहीं अड़ानी है। ठीक है, बच्चा कुछ भी कर रहा है अपने आप करके सीखेगा, उसको करने दें। यहाँ पर शिक्षक को सिर्फ उसका मार्गदर्शन करना है। ठीक है ना। बच्चे का समस्या समाधान के दौरान मार्गदर्शन करना है, बाकी जो बच्चा करेगा वो खुद ही करके सीखेगा। तो एक शिक्षक को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कक्षा में कि बच्चा खुद करके सीखने पर मजबूर हो, खुद करके सीखने पे जो है उसके प्रति अभिप्रेरित हो बच्चा। ठीक है, इसको बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षा, जहां बच्चा समस्या समाधान को खुद करके सीखता है, खुद करके समस्या का हल करता है। शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शन, एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है यहाँ पर। अगला है दोस्तों सक्रियशीलता। तो दोस्तों गतिविधि आधारित शिक्षा भी इसी पे ही आधारित है, सक्रिय। देखिए, जब कोई बच्चा करके सीखता है, गतिविधि आधारित शिक्षा करता है या गतिविधि आधारित कोई भी कार्य करता है, तो उस दौरान बच्चा सक्रिय रहता है। गतिविधि आधारित शिक्षा में क्या है, बच्चा सक्रिय रहता है। ठीक है, इसी को क्रियाशील शिक्षा भी बोलते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, उसको समझ लीजिए। जैसे प्राथमिक रूप में मैं लिखता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ। प्राथमिक रूप से बच्चों को मौखिक, ठीक है ना, बच्चों को मौखिक रूप से मौन पाठन भी कह सकते हैं यार। ठीक है ना, मौन पाठन। वह इसमें अधिक सक्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों, सक्रियशील शिक्षा क्या होती है? सक्रियशील शिक्षा होती है जो बच्चा जिस शिक्षा के दौरान, जिस अधिगम के दौरान सक्रिय रहे, ठीक है ना, उस गतिविधि में लिप्त रहे, उसको बोलते हैं सक्रियशील शिक्षा। तो प्राथमिक रूप से बच्चों को कैसी शिक्षा सक्रियशील बनाती है? मौखिक रूप से। ठीक है, प्राथमिक रूप से बच्चों को मौखिक रूप से बेहतर है, इसमें वह अधिक सक्रिय रहता है बच्चा। किसमें सक्रियशील रहता है? मौखिक रूप से। ठीक है ना, समझ गए होंगे सक्रियशील शिक्षा का मतलब। प्राथमिक रूप से बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? मौखिक रूप से देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा सक्रियशील रहता है। अगला है दोस्तों त्रुटि एवं प्रयास। इसका सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है ना, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन बच्चे जो हैं किसी भी अधिगम को या किसी भी समस्या का समाधान जो करते हैं ना, वो त्रुटि एवं अभ्यास या प्रयास के द्वारा करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई कार्य करेंगे, जब भी आप कोई नया कार्य करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है एकदम तो बिल्कुल होगा नहीं कि आपने किसी समस्या का समाधान करा और पहली बार में ही बिल्कुल एकदम पार कर दिया। ठीक है ना, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन किसी में, हर समस्या का समाधान आप ऐसे नहीं कर सकते। आप पहले गलती करेंगे, फिर उस गलती को सुधारेंगे, फिर दूसरी गलती होगी, धीरे धीरे कई गलतियां होंगी, आप सभी गलतियों को सुधारते हुए चलेंगे। ठीक है ना, त्रुटि भी हो रही है यहाँ और आप प्रयास द्वारा उसको सही करते जा रहे हैं, लेकिन आखिरी में आके जो है आप उस समस्या का समाधान कर देंगे बिना त्रुटियों के। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा या सीखना। ठीक है ना, त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखना। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखते हैं।
यहाँ सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों एक बच्चा जो है शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्न में बार बार त्रुटि कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो इसका क्या कारण है? वह अधिगम से बोर हो चुका है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे की बुद्धि कम है, या बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा ही, या नहीं, या बच्चे सक्रियशील हैं अधिगम के प्रति, अभिप्रेरित हैं? बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या है, बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है, किसी अधिगम के दौरान बार बार त्रुटि कर रहा है, और त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा वो एक दिन उस समस्या का हल निकाल लेगा। इस शिक्षक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे त्रुटि के द्वारा ही सीखते हैं। अगर कोई बच्चा लगातार या त्रुटि कर रहा है किसी अधिगम में, तो इसका मतलब है बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, ठीक है ना। बच्चा अभिप्रेरित है, अभिप्रेरित का मतलब होता है बच्चा स्वयं से ही उस अधिगम को सीखना चाह रहा है, उसकी उसमें रुचि है, बच्चा उस अधिगम में या उस समस्या में रुचि ले रहा है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चा उससे बोर हो गया, या बच्चे में मंदबुद्धि है, बच्चे का दिमाग नहीं है, ठीक है ना, या बच्चा बोर हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो बच्चा अधिगम में रुचि ले रहा है, और बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, क्योंकि बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा ही सीखते हैं। ध्यान रखना, त्रुटि एक पॉजिटिव शब्द है। अगर कोई बच्चा अधिगम में त्रुटि करता है तो वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है और रुचिकर भी है, ठीक है। बच्चे त्रुटि एवं प्रयास से सीखते हैं, इसलिए अध्यापक को एक बच्चे की त्रुटि सामान्य रूप से लेनी चाहिए। ये बालक का सामान्य गुण है। ठीक है दोस्तों, त्रुटि एवं प्रयास, बच्चे त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा सीखते हैं। कोई बच्चा अगर अधिगम में त्रुटि कर रहा है तो वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित है, अधिगम के प्रति उस बच्चे की उसमें रुचि है, ठीक है। इसलिए अध्यापक को एक बच्चे की त्रुटि को सामान्य रूप से लेना चाहिए, ये बालक का सामान्य गुण है। अगला है दोस्तों रुचि और प्रेरणा। बच्चों में रुचि और प्रेरणा के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि और प्रेरणा जागे, अभिप्रेरित हो, बच्चा अभिप्रेरित हो अधिगम के प्रति, यही प्रेरणा होती है। तो एक शिक्षक को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि नहीं है तो बच्चा उस अधिगम के प्रति अभिप्रेरित नहीं होगा। तो शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए जिससे छात्र बोर ना हो, जिससे बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप उसको हार्ड कोई भी चीज़ कठिन सीधी की सीधी कठिन करानी शुरू कर दो, कठिन हार्ड सवाल देना शुरू कर दो कि कहो कि इसको हल कर, तो इससे क्या होगा, बच्चे की रुचि खत्म हो जाएगी, बच्चा ऊब जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे को उस सब्जेक्ट से ही डर लगने लगेगा। या कठिन शब्दावली का उपयोग करना शुरू कर दो आप कक्षा में, बच्चों के ऊपर से उतर जाएगी, बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो बच्चों की रुचि कहाँ से होगी अधिगम के प्रति, नहीं होगी ना। तो एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि और प्रेरणा को कैसे जागृत करें। तो कैसे जागृत करें, ये इसका भी मैंने सीटेट का अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, ठीक है ना, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रुचि और प्रेरणा, इसको कैसे जागृत करेगा एक शिक्षक? बच्चों में रुचि और प्रेरणा के लिए अध्यापक को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाए। देखिए दोस्तों, अगर एक शिक्षक को बच्चों को कोई ज्ञान देना है, कोई नया प्रकरण या नया पाठ पढ़ाना है, तो वो सीधा ही उसे पढ़ाना ना शुरू करे, सीधा ही उसे नया ज्ञान देना ना शुरू करे, ठीक है। वो उस बारे में, उस प्रकरण के बारे में, या उस वस्तु के बारे में बच्चे से पूछे कि बच्चे कहाँ तक जानते हैं, या ये पता लगाए कि बच्चे इस बारे में पहले कहाँ तक जानते हैं, बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है। जब वह शिक्षक बच्चों का पूर्व ज्ञान जान ले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए बच्चे को। किस तरह से? बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसमें, बच्चों में रुचि और प्रेरणा
के लिए अध्यापक को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे रुचि लेकर कार्य को करेंगे उसको, ठीक है ना। रुचि उत्पन्न होगी, बच्चे उस कार्य को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो, रुचि और प्रेरणा मैंने भी बताया, ठीक है ना। बच्चों में रुचि और प्रेरणा के लिए अध्यापक को बच्चों के पूर्व ज्ञान से, जहां तक बच्चा उस विषय में पहले जानता हो, वहां से जोड़कर नवीन ज्ञान देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सीधा ही नवीन ज्ञान या नया ज्ञान बच्चों को देंगे तो बच्चों के सर के ऊपर से उतर जाएगा। बच्चों को कुछ, जब बच्चों को ABC नहीं पता है तो बच्चे जो है फिर A4 एलिफेंट कैसे बता देंगे, ओ सॉरी E4 एलिफेंट कैसे बता देंगे, A4 एप्पल कैसे बता देंगे, नहीं बता पाएंगे ना। बच्चों को भी पूर्व ज्ञान ही नहीं है। पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने की कोशिश करनी चाहिए एक शिक्षक को। जब वो जान जाए उसका बच्चों का पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो है बच्चों को नवीन ज्ञान देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा कक्षा के दौरान अधिगम में अच्छी उपलब्धि हासिल करता है या अच्छा कार्य करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, कक्षा में पुनर्बलन देना चाहिए, ताली बजाकर उसका स्वागत कराना चाहिए सब बच्चों से। तो इससे क्या होगा, उस बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि जागेगी, अधिगम के प्रति जो है बच्चा अभिप्रेरित होगा। और बच्चा फिर क्या करेगा, इसके बाद बच्चा उस कार्य को करने के लिए और भी कम समय लेगा, पहले से कम समय लेगा, और उस कार्य को और भी बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जिस कार्य को करने के लिए आपने उस बच्चे को शाबाशी दी, अगली बार वो बच्चा उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। ये होती है रुचि और प्रेरणा। अगला है दोस्तों हमारा निदानात्मक। दोस्तों ज्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है ना। निदानात्मक, निदान, वे सोचते हैं निदान, निदान करने का मतलब होता है कि समस्या का समाधान कर दिया हमने, समस्या को, बीमारी को, रोग को, समस्या को खत्म कर दिया हमने, ठीक है ना। ये होता है निदान। जबकि निदान का मतलब ये नहीं होता है। तो ध्यान रखना, निदान का मतलब क्या होता है दोस्तों। निदान का मतलब होता है छात्रों की कमी का पता लगाना, छात्रों की कमी या कठिनाई, ठीक है ना, कठिनाई का पता लगाना। जब अधिगम के दौरान बच्चों को कठिनाई महसूस होती है या बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं लेकिन फिर भी कार्य नहीं कर पा रहे, अपनी क्षमता के अनुसार भी वे कार्य नहीं कर पा रहे, तो उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ बच्चे में जो है अधिगम को ग्रहण करने में कठिनाई आ रही है। इस कठिनाई को जानने का कार्य करना ही, इस कठिनाई को जानना ही निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी बच्चों में अधिगम के प्रति जो कमी आई है, वो कमी क्यों आ रही है बच्चों में, जबकि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है और अब बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार भी कार्य नहीं कर रहा है, अधिगम में बच्चा पिछड़ता जा रहा है। इस पिछड़ने का क्या कारण है, उस कारण को जानना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। छात्रों की कमी या छात्रों की कठिनाई का पता लगाना क्या कहलाता है, निदान। अगला है दोस्तों हमारा उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, तो मैं बताता हूं, अभी इसको लिख देता हूं। जब कमी का पता चल जाए, ठीक है ना, कमी का पता चलने पर, यानी निदानात्मक से शिक्षण देने के बाद, कमी का पता चलने के बाद उपचारात्मक
शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, जैसा ही नाम से ही पता चल रहा, उपचार, किसी चीज का उपचार कर देना। ठीक है, अभी जिसके लिए आपने निदान करा, जिस भी अधिगम की आपने कठिनाई जानी, उस कठिनाइयों को दूर करने का कार्य कौन करता है? उपचारात्मक शिक्षण। जब उन कठिनाइयों को आप दूर कर दोगे तो उसको क्या कहलाएंगे? उपचारात्मक शिक्षण। तो पहले निदान होगा, अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ क्या कठिनाइयाँ हैं और वे कठिनाइयाँ किस कारण से आ रही हैं, ये जानना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। उन कठिनाइयों को दूर कर देना, उन कमियों को दूर कर देना बच्चे की, ये क्या कहलाता है? ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कठिनाई का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण, उस कठिनाइयों को दूर कर देना उपचारात्मक शिक्षण होता है। अगला और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। भाषा शिक्षण को बेहतर करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। ठीक है ना, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। व्यापक का मतलब होता है सभी पक्षों का, सभी पक्षों का मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन कैसा होता है दोस्तों? सतत मूल्यांकन जो आपके आजकल यूनिट टेस्ट चलते हैं ना, हर 3 महीने में 2 महीने में यूनिट टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सतत एवं सतत मूल्यांकन। ये मूल्यांकन बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर छात्र की जो कमी होती है, यहाँ पर तुरंत के तुरंत पता लग जाती है और तुरंत के तुरंत जो है शिक्षक उस कमी को दूर कर देता है। ठीक है ना। जबकि व्यापक मूल्यांकन क्या है दोस्तों? व्यापक मूल्यांकन साल के अंत में होता है। लास्ट परीक्षा जो होती है वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यहाँ पर बच्चों की जो कमी रह गई। ठीक है ना, यहाँ तो पास फेल ही होना है बाकी। अब यहाँ पर बच्चों की कमी को दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये व्यापक मूल्यांकन जो है थोड़ा सा बेकार भी मूल्यांकन कहलाते हैं। ठीक है, तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? महीने में 15 दिन में मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन। फिर साल के अंत में जो परीक्षा ली जाती है उसको बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 ने सतत मूल्यांकन पर विशेष बल दिया है, ध्यान रखना। और व्यापक मूल्यांकन होता है सभी पक्षों का। सभी पक्ष कैसे? बच्चों के सभी पक्ष का मूल्यांकन। ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है तो हो सकता है वो किसी एक्टिविटी में होशियार हो। ठीक है ना, तो ये होता है उसका सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, उसके व्यवहार का भी मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। महीने या 15 दिन में मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट मूल्यांकन है। यहाँ पर छात्रों की कमी का तुरंत के तुरंत पता लगाकर तुरंत के तुरंत उसका उपचार कर दिया जाता है, इसलिए यह मूल्यांकन सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।